हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लेकर आए फिर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों से जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय अमेरिकी को हाल ही में न्यूयॉर्क में दक्षिणी जिले के न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? कहाँ? अमेरिका में, जो भारतीय मूल के हैं, न्यूयॉर्क में दक्षिण जिले के न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। किसे किया गया? अरुण सुब्रमण्यम को। किसको? अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले के न्यायाधीश के रूप में नामित किया, जो कि भारतीय मूल के थे। चलिए इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। अमेरिकी के राष्ट्रपति जो था जो बाइडेन है, उन्हीं के द्वारा अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले के SDNY के रूप में नियुक्त किया गया। किससे? SDNY के रूप में किसको नियुक्त किया गया? सुब्रमण्यम को, अरुण सुब्रमण्यम को नामित किया गया। अगर इसका जन्म की बात करें, 1979 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? पेंसिल्वेनिया पिट्सबर्ग में, यानी अमेरिका में इसका जन्म हुआ था। अरुण सुब्रमण्यम ने 2001 में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से स्नातक डिग्री की और 2004 में कोलंबिया लॉ स्कूल से जूनियर डॉक्टर की उपाधि धारण की। तो ये रहे इनके बेसिक जानकारी। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता के देखने के लिए प्रतिष्ठित डकोटा विमान, कौन सा विमान, इसको याद रखना, डकोटा विमान का अनावरण किया है? तो कहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। ये आप देख सकते हैं कलिंग एयरपोर्ट पर, यह नवीन पटनायक के द्वारा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो किसके आधार पर? भुवनेश्वर के हवाई अड्डे पर जनता को देखने के लिए प्रसिद्ध नेता बीजू पटनायक के प्रतिष्ठित डकोटा विमान का अनावरण, मतलब बीजू पटनायक जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के विमान जो था डकोटा विमान, उन्हीं को प्रतिष्ठित, मतलब क्या, मतलब सभी के लिए कलिंग एयरबेस लाइंस का है। और इसकी स्थापना उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बीजू पटनायक ने की थी। और मुख्यमंत्री ने 107वीं जयंती पर इसका अनावरण किया और 18 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कोलकाता से भुवनेश्वर इसे लाया गया था। और एरोस्पेस रिसर्च डेवलपमेंट की आवश्यक 10 सदस्यीय टीम ने विमान को नष्ट कर दिया और इसे जनता को देखने के लिए उचित आकार में पैक किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? नवीन पटनायक के द्वारा किया गया था। जो कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंची प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो कहाँ फहराया है? डोडा में, मतलब जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में, जो कि सबसे ऊंचा ध्वज फहराया। कितना फीट का है? यह 100 फीट। कितना? 100 फीट। आइए बात करते हैं इनके बारे में। तो भारतीय सेना ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पहाड़ी डोडा जिले में 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित किया। ये कहाँ पर पड़ता है? चुनाव घाटी, मतलब चिनाब घाटी के क्षेत्र में सेना के द्वारा फहराया गया। दूसरा हाई मस्ट ध्वज था, जो कि 1 दशक पहले पूरी तरह से साफ होने से पहले कभी आतंकवाद का गढ़ था। और यहाँ भी पिछले बार भी 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कहाँ फहराया था? इससे पहले किश्तवाड़ शहर में 100 फुट ऊंची राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था। इसको भी याद रखना। कहाँ? किश्तवाड़ जिला, जम्मू कश्मीर, 100 फुट राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया था। तो कहाँ? डोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? मतलब भारत के चुनाव आयोग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रिटी, मतलब इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रिटी, यह इसका तीसरा विषय था। किसका? इलेक्शन कमीशन का। आइए इसके बारे में, अगर इलेक्शन कमीशन की बात किया जाए तो इलेक्शन कमीशन का यह राष्ट्रीय तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जो कि ECI इलेक्शन इंटीग्रेटेड पर हाई कोर्ट का नेतृत्व कर रहा है, जिसे 2021 में वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था
और इसे 2022 में 31 से 1 नवंबर 2022 को यह दूसरी बार और 23 से 24 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में ECI द्वारा प्रौद्योगिकी किसके द्वारा ECI द्वारा यानी प्रौद्योगिकी और सूचना अखंडता का उपयोग विषय का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगर बात करते हैं इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं क्या मतदाता दिवस। अगर प्रथम बात इलेक्शन कमीशन कौन था तो सुकुमार सेन थे। पहली महिला अगर पूछेगा तो BS रामा देवी पहली महिला। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग कौन थे BS रामा देवी। 25वां पूछेगा तो राजीव कुमार और 2 गो और है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। और अगर इसकी बात किया कार्यकाल चुनाव आयोग का तो 6 वर्ष या तो 65 साल। अगर बात किया जाए इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है यानी फाउंडेशन बैठता है मतलब शुरू हो जाता है कब 25 जनवरी 1950 से। यह भारतीय निर्वाचन आयोग का स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है। कौन सा है अर्ध न्यायिक संस्थान, इसको याद रखना अर्ध न्यायिक संस्थान है। इसका स्थापना 1950 ईस्वी में। अभी की बात करंट की बात करें तो कौन है राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन कौन है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5 दिवसीय यशांक उत्सव, इसको याद रखना कौन सा यशांक उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया था। यशांक उत्सव जो था मणिपुर में किया गया है। कहाँ मणिपुर। यशांक उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है तो मणिपुर राज्य में शुरू किया गया है। किस राज्य में मणिपुर राज्य में। अगर यशांक उत्सव की बात किया जाए तो 7 मार्च से शुरू किया गया था। यह लमड़ा फरवरी मार्च महीने की पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। त्यौहार मितही द्वारा मनाया जाता है जो मुख्य रूप से हिंदू और होली के साथ मनाया जाता है। अगर बात किया जाए मणिपुर की राजधानी कहाँ है इम्फाल। कहाँ है इम्फाल। अगर इसका बात किया जाए और मणिपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा मणिपुर कहाँ है पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत। अगर ये बात किया जाए तो भारत के पूर्व में मणिपुर पड़ता है। तो कहाँ पूरा बताए मणिपुर में। कौन सा यशांक उत्सव कहाँ मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा इंडियन एयरफोर्स लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। तो कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी कैप्टन शैलजा धामनी। कौन बना कैप्टन शैलजा धामनी। इंडियन एयरफोर्स लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है कैप्टन शैलजा धामनी। आइए बात करते हैं कैप्टन शैलजा धामनी के कुछ बारे में। अगर बात किया जाए भारतीय इंडियन एयरफोर्स की तो कैप्टन ग्रुप के शैलजा धामनी को पश्चिम क्षेत्र में फाइटर कमबैक यूनिट की कमान संभाली है। कौन सा कमबैक फाइटर यूनिट की कमान। भारतीय वायुसेना इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी के फ्रंट लाइन कमबैक यूनिट की कमान सौंपी गई है। इस मामले में पश्चिमी क्षेत्र में एक मिसाइल स्क्वाड बनाया है और फ्यूरी कॉपर्स के कैप्टन शिवा चौहान के सियाचिन में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र में परिचालन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनने के ठीक 2 महीने बाद भारतीय वायुसेना का यह कदम आया। तो मतलब पहले अगर बात किया जाए भारतीय सेना की फाइटर एंड फ्यूरी कैप्टन शिवा जो था वो बनी थी कहाँ वो सियाचिन में। और दूसरी अगर पूछेगा महिला अधिकारी कौन बनी है यह शैलजा धामनी। अगर शैलजा धामनी की बात कैप्टन धामनी 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त हुई थी। इसके बाद अभी इसके पास लगभग 2800 घंटे से अधिक उड़ान भरने का अनुभव है। यह योग फ्लाइट इंडक्टर इन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर यूनिट का फ्लाइट कमांड के रूप में भी काम किया है। यह सुप्रीम कोर्ट के सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी के कमांड नियुक्ति की खुला और सेना हाल ही में साक्षात्कार आयोग किए गए हैं। तो ये रहे इसकी शैलजा धामनी के जो कि इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू विमान की संभालने वाली पहली महिला बनी है। कौन शैलजा धामनी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में किसको प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत की विजेता है। 2023 के आर्किटेक्चर में प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले कौन है डॉक्टर डेविड चिपरफील्ड। कौन है डेविड चिपरफील्ड। श्री डेविड चिपरफील्ड 2023 के प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। तो आइए इनके बारे में कुछ बात करते हैं। प्रित्जर पुरस्कार जो कि वस्तु का
शहरी योजना और कार्यकर्ता डेविड एलन चिपरफील्ड को द प्लेजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से विजेता घोषित किया गया है। यह वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। कैप्टन चिपरफील्ड मंजिला कैरियर 40 के अधिक वर्षों का फैला है और इसमें 100 से अधिक परियोजना शामिल है। यह उत्तरी अमेरिका में निवास और शहरी मास्टर प्लानिंग करते हैं। 1953 में लंदन में जन्मे प्रेजर पुरस्कार विजेता डेविड एलन चिपरफील्ड को पालन पोषण और इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम डेविड में दिया जाता है। 1976 में अगर बात किया जाए किस्टन स्कूल ऑफ द आर्ट, 1990 में लंदन आर्किटेक्चर एसोसिएशन स्कूल ऑफ आर्ट से, और 1999 में प्रेजर पुरस्कार विजेता और स्वर्गीय रिचर्ड रोजर्स 2007 प्रेजर पुरस्कार विजेता के तहत काम किया गया। इसे 1985 में लंदन में डेविड चिपरफील्ड आर्किटेक्चर की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? डेविड आर्किटेक्चर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन की शुरुआत भारत के किस राज्य में किया गया है? तो कानून किस राज्य में किया गया है? राष्ट्रमंडल कानून यानी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम के कहाँ? गोवा में। कहाँ किया गया? 23वां गोवा में। तो आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो 23वें राष्ट्रमंडल खेल सम्मेलन का उद्घाटन गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा शुरू हुआ, जो 5 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित की होने वाली है। और 5 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी भाग लिए। सम्मेलन में 52 देश के लगभग 500 प्रतिभागियों इसमें उपस्थित होंगे। कितने? लगभग 500 उपस्थित होंगे प्रतिभागी खेल के लिए और 52 देश इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में हार्ट अटैक के कारण अभिनेता निर्देशक 67 साल के, कितने साल के? 67 साल की उम्र निर्धन हो गया। कौन थे? सतीश कौशिक। इसके जो कि ये है सतीश कौशिक का निर्धन हो गया जस्ट दैट, जो कि 67 साल के थे। अगर सतीश कौशिक की बात किया जाए तो 13 अप्रैल 1965 को हरियाणा में हुआ था इसका जन्म। 1980 के दशक में अपने फिल्म करियर की शुरुआत की और कॉमेडियन, अभिनेता और पटकथा लेखक, निर्देशक और निर्माता भी बॉलीवुड में रह चुके हैं। ब्रेक पाने से पहले उन्होंने थिएटर में भी काम किया था। श्रीदेवी के साथ रूप की रानी, चोरों का राजा में भी काम किया। 1997 में पप्पू रोजा, 7 में चन्नू अहमद के रूप में उसकी भूमिका। 1990 में इसमें 1990 में राम लखन और 97 में साजन चले ससुराल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार मिला। इसको याद रखना है। कब मिला था? 1990 में राम लखन और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार मिला था। फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाले 90 और 97 में हास्य में किसको? सतीश कौशिक। उन्होंने 83 में क्लासिकल जाने भी दो यार के लिए भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल बिग कैट एलियास में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो बिग कैट मतलब कि बड़े बड़े जानवर को 97 देशों में इसमें शामिल किया गया। किस लिए बनाया गया? या वित्तीय क्षमता में सुधार के लिए। और गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है बिल्लियों को पुनर्वास, मतलब कि बिल्लियों के जितने भी प्रजाति है इसके उन सभी को संरक्षित करने के लिए यानी पुनर्वास के लिए। भारतीय प्रमुख बिल्लियों के बाघ, शेर, तेंदुआ, प्यूमा, जुगार आदि जितने भी चीता के रक्षक हैं उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA नाम का एक वैश्विक संगठन के निर्माण का प्रस्तुत किया गया। IBC इन जानवरों की रक्षा में सूची 97 देशों को संगठित किया गया है, जिसमें लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय पोषण प्रदान करने का प्रतिबंध किया गया। 5 साल के बाद यह गठबंधन पैसे के समर्थन करेगा और संचालन में एक महासभा और महापरिषद शामिल होगा। महासचिव परिषद की सिफारिश के आधार पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया गया। किसका? IBC, जिसमें लगभग जितने भी बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ जितने भी उन सभी को संरक्षित करने का बात किया गया। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है CRPS डे, मतलब CISF रिजाइनिंग डे, जो कि हम लोग मनाते हैं कब? 10 तारीख को। तो हम लोग CISF रिजाइनिंग डे कब मनाते हैं? 10 तारीख को यानी 10 मार्च को हम लोग मनाते हैं। 1969 के अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसे बनाया गया था। CISF की स्थापना किया गया था। चलिए और महत्वपूर्ण डेट की बात करते हैं। 10 मार्च को क्या क्या हुआ था? तो 10 मार्च के इतिहास के पन्नों की अगर बात करें तो 1876 में ग्राहम बेल के द्वारा
पहली बार टेलीफोन पर अपने मित्र से बात हुआ था? कब? 10 मार्च 1876 में। 1922 में महात्मा गांधी पहली बार साबरमती आश्रम के पास से गिरफ्तार किया गया था। 10 मार्च 1922 को चीन ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया था। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया था किसने? चीन ने। 1945 में 10 मार्च 1945 कांग्रेस के दिवंगत नेता माधवराव सिंधिया का जन्म हुआ था। किसका? माधवराव सिंधिया के क्या हुआ था? जन्म था। और 10 मार्च 1985 को भारत के बेसन एंड हेजल क्रिकेट चैंपियनशिप जीता। कौन सा? बेसन हैंड एज क्रिकेट चैंपियनशिप जीता। और 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिली। आज ही के यानी 10 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिली। तो ये रहा आज के करेंट अफेयर से जुड़ी हुई जानकारी और क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा यह मेरा प्रयास ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।